हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पुनः पढ़ते हैं पाठ 5 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का आगे का भाग। कल की क्लास में हमने आपको बताया था न्यूजीलैंड का अष्टक नियम और उससे हमने जोड़ा था मेंडलीफ को, क्योंकि न्यूजीलैंड के अष्टक नियम का अध्ययन करके ही मेंडलीफ ने अपना नियम दिया था। और आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हम चर्चा कर दें कि मेंडलीफ था कौन। देखिए, मेंडलीफ का जन्म 18 फरवरी 1834 ईस्वी में रूस के साइबेरिया नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनका लालन पालन इनकी माँ ने किया था और माँ से बहुत इम्प्रेस थे और माँ ने ही इनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, कब इनका जन्म हुआ था? 8 फरवरी 1834 ईस्वी को रूस के साइबेरिया नामक स्थान पे। ऐसे उनका अगर जगह का नाम आपको बताएं, टोबोलस्क, साइबेरिया के टोबोलस्क में हुआ था। राइट है। ये बहुत दिन तक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त रहे, रसायन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर, और इस पद पर रहते हुए इन्होंने अनेकों खोज किए और अनेकों केमिस्ट्री के लिए कार्य किए। तो आइए आज इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे मेंडलीफ के आवर्त नियम में। तो मेंडलीफ ने क्या किया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया, क्योंकि इनके पास लभवाजे का सिद्धांत था, डुब्रेनर का तरीक था, न्यूजीलैंड का भी अष्टक नियम था, और सबका इन्होंने गहनता से अध्ययन किया। और गहनता से अध्ययन करने के बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। देखिए, जब इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया तो क्या देखा बारी बारी से अध्ययन करने के बाद तत्वों का, कि तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी एक के बाद एक परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने लगातार तत्वों को क्या किया था? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजा दिया था। दूसरा, तत्वों की एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुणों वाले तत्व पाए जाते हैं। यानी अगर तत्वों को एक निश्चित गुणों के बाद अगर अध्ययन किया जाए तो क्या देख रहे हैं कि निश्चित तत्व के बाद एक समान गुण वाला तत्व मिलता है। तो इन्हीं सब निष्कर्ष के बाद उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया, जिसे हम कहते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम। आता है बोर्ड के क्वेश्चन में कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, तो आप कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार का घोतक होता है। यानी उनके परमाणु भार में ही उस तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण निहित रहते हैं। किसने कहा? मेंडलीफ ने कहा। ठीक है, और हमने आपको बताया मेंडलीफ के थोड़ा जीवन चरित्र के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए, अब इसको थोड़ा निकालें। पॉइंट है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं। देखिए, मेंडलीफ ने क्या किया कि इनके समय में लगभग हमने बताया था कि 63 यानी 63 तत्वों का खोज हुआ था। तो इन्होंने एक प्रयास किया तत्वों को बांटने का, ताकि आसानी से आप इन तत्वों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण या फिर इनके द्रव्यमान संख्या का अध्ययन कर सके। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने कुछ खाना बनाना प्रारंभ किया। देखिए, ऐसे खाना बनाया और इस खानों में उन्होंने क्या किया कि कुछ उदग्र रखा और कुछ को क्षैतिज रखा। ठीक है, देखिए, कुछ को उदग्र यानी उदग्र हमने कल बताया था, उदग्र यानी उदग्र कतार रखा, यानी लंबवत रखा कुछ को, और कुछ को क्षैतिज रख दिया। तो हमने बताया था कि उदग्र कतारों को वर्ग कहा और इसकी संख्या कितनी रखा? 8। देखिए, हम आपको क्या बता रहे हैं? आवर्त सारणी की मुख्य विशेषता। मेंडलीफ ने बांटना चाहा। अगर आप थोड़ा सा हम बताए थे आपको, अगर दुकान करते हैं तो अगर पेटी भर भर के सामान रखते हैं दुकान में तो आपका दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि अगर ग्राहक 4-5 आ जाए और आपसे कोई सामान मांगे कि हमको ये सामान दो, तो आपको कितना पेटी दिखना पड़ेगा खोल खोल के कि किस पेटी में क्या रखा है। तो अध्ययन करने में क्या हो रहा है, वहाँ दिक्कत हो रहा है, किसी को कुछ देने में दिक्कत हो रहा है, सामने वाला को भी अध्ययन करने में दिक्कत हो रहा है। इसीलिए एक दुकानदार क्या करता है, वस्तु को सुसंगठित ढंग से कहिए, सुंदर लगने के लिए कहिए, अच्छा दिखने के लिए कहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाने के लिए कहिए, रैंक बनाता है, ताकि खुद दुकानदार को भी सहूलियत हो और लेने वालों को भी क्या हो, सहूलियत हो। यानी दोनों के लिए रैंक मायने रखता है। उसी प्रकार मेंडलिफ ने भी किया। उन्होंने क्या किया कि रैंक के माध्यम से इसे सजाना शुरू किया। तो कुछ को उदग्र रख दिया, उदग्र का तारों को इसने वर्ग कहा, और कुछ को क्षैतिज रख दिया, क्षैतिज का तारों को आवर्त कहा, और इसकी संख्या क्या रख दिया, 7। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको वर्ग 1 कहा, इसको 2 कहा, 3 कहा, 4, ऐसे 5, 6, 7, 8 कहा, ऐसे ये उदग्र हो गया, ये क्षैतिज हो गया। तो अगर इसको वर्ग 1 कहा तो जानते हैं उसने क्या किया कि इसी वर्ग को उपवर्ग ए और बी में बांटा, अलग से नहीं। वर्ग 1 को ही उपवर्ग ए और बी रखा, यानी इसी में इधर ए उपवर्ग बना दिया और इधर उपवर्ग बी बना दिया। आगे आवर्त की संख्या कितना रखा, 7 रखा। और देखिए यहां तो उपवर्ग ए और बी रखा ना, लेकिन 8वां वर्ग में जब गया तो 3 तत्वों को एक साथ रख दिया। मान लीजिए अगर ये 8वां है वर्ग, ऐसे अगर ये 8वां है तो यहाँ 3 को तत्व रख दिया, जो भी हो 3 को तत्व रख दिया। यानी कहने का अर्थ क्या है, जितना मेंडलीव को समझता उतना अपने अनुसार किया। तो मेंडलीव ने क्या किया कि वर्ग 1 को उपवर्ग ए और बी में बांटा, 2 को भी उपवर्ग ए बी में बांटा, 3 को उपवर्ग ए और बी में बांटा। कोई दिक्कत? तो हमने आपको बताया कि मेंडलीव ने 1 से लेके 8 तक वर्ग को बांटा, लेकिन एक ही वर्ग में 2 उपवर्ग बनाया, यानी वर्ग 1 लेकिन उपवर्ग ए और बी, ऐसे तत्वों को सजाया। और 8वें वर्ग में क्या किया कि 3 तत्वों को रखा। अब हम आइए बताते हैं आपको कि आवर्तों में तत्वों की संख्या, क्योंकि हमने वर्ग की बात की और आवर्त किसे कहते हैं भी हमने बताया आपको। वर्ग की संख्या कितनी है, 8, ये भी हमने आपको बताया। आवर्त की संख्या कितनी है, 7, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार। आज हम बताते हैं अब आपको कि आवर्तों में तत्वों की संख्या क्या थी। तो देखिए आवर्त संख्या 1 में तत्वों की संख्या कितनी थी, 2। आवर्त संख्या 2 में तत्वों कितनी संख्या थी, 8। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। अब दे दें कि तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी थी, 8। चतुर्थ और पंचम में 18, 6 में 32, और 7वां आवर्त जो है ना अभी तक अधूरा आवर्त है। आज अपने ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा आवर्त अधूरा है, 7वां आवर्त अधूरा है। देखिए पहला में कितने तत्वों की संख्या, 2, दूसरा और तीसरा में 8, चौथा और पांचवा में 18, और छठवां में 32, और 7वां आवर्त क्या है, अधूरा आवर्त है। कोई दिक्कत? अब हम जो इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं कि आवर्त सारणी की उपयोगिता, यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या थी। तो देखिए पहली उपयोगिता थी कि अध्ययन कार्य में सुविधा। इसको आप विशेषता के रूप में भी ले सकते हैं कि आवर्त सारणी की पहली विशेषता या पहली उपयोगिता थी कि अध्ययन कार्य में सुविधा। जैसे हमने आपको बताया कि बड़ा बड़ा रैंक बनाया रहता है दुकान में, उसी तरह बड़ा बड़ा खन्ना बनाया किसने, मेंडलीव ने। किस लिए कि उसे तो सहूलियत हो ही, कोई और भी बाहर से देखे तो जान जाए कि पहला आवर्त में कितने तत्व हैं और कौन कौन से हैं। एनी डाउट? तो देखिए जब खन्ना बना दिया जाता, आप देखे होंगे दुकान में जा करके
कि जब खाना बना दिया जाता है या रैंक में लगा रहता है तो आप बाहर से भी कहते हैं ए थोड़ा वो वाला दिखाई, वो वाला दिखाई, बड़ा अच्छा लग रहा है, सही है। या फिर दुकानदार भूलता भी है कि कौन सा वाला, तब खुद बता देंगे देखिए वहाँ पर है, वहाँ पे है, सही है। तो क्या हुआ, इससे आवर्त और वर्ग की सहायता से आपको अध्ययन करने में क्या मिली, सुविधा मिली। यही नहीं, मेंडलीफ ने बहुत चतुराई किया था। कुछ जो आवर्त आप देख रहे हैं खाली, वो खाली क्यों छोड़ा था, क्योंकि अगर आप आगे चाहें तो नए नए तत्वों का भी खोज कर सकते हैं। यानी ये जो खाली स्थान है ये बताता था दूसरा विशेषता कि आवर्त सारणी में और भी नए तत्वों का आविष्कार हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि नए नए तत्वों को खोज करने में भी क्या मिला, सहायता मिला। ये दूसरा विशेषता हुआ कि जब खाली स्थान दिखा तो सबका ध्यान जाएगा कि जरूर इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि कौन रोक लगा दिया था, न्यूजीलैंड ने। उसने कहा था कि केवल प्रकृति में कितने तत्व हैं, 26 है, लेकिन उसने देखिए 56 है। लेकिन जब मेंडलीफ के समय में 63 खोज हुआ तो बताइए उनके कही हुई बात क्या हो गई, गलत निकली। लेकिन मेंडलीफ बहुत ही चतुर रसायन शास्त्री था। उसने बताया कि जो खाली स्थान हम छोड़ रहे हैं हो सकता है कि आगे तत्वों की खोज हो और इसमें रखा जाए, और यही हुआ। तो दूसरा सुविधा ये हुआ कि नए नए तत्वों का आविष्कार करने में सुविधा मिली। चलिए तीसरा चलते हैं उपयोगिता की ओर। परमाणु भार में सुधार किया गया। देखिए ये बहुत बढ़िया हुआ। मेंडलीफ के समय में जब अध्ययन चल रहा था तो कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनका परमाणु भार अशुद्ध था। तो मेंडलीफ ने क्या किया अपने प्रयोग में कि उनका परमाणु भार में सुधार किया और उनका उचित स्थान दिया। यानी तत्वों के परमाणु भार में भी सुधार किया गया। तो चलिए पहली विशेषता फिर से हम आपको देते हैं। तो चौथा विशेषता है तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहूलियत मिला। और पांचवा विशेषता है अनुसंधान कार्य में सहायता। देखिए आवर्त सारणी की उपयोगिता जो है ना, ये 5 प्रकार से साबित हुआ। मेंडलीफ ने वो कर दिखाया जिसको पीछे 3 रसायन शास्त्रियों ने नहीं किया। तो आज इसी मेंडलीफ का आवर्त सारणी की मान्यता दी गई क्योंकि इनका हर नियम परफेक्ट बैठा। आप देख सकते हैं आवर्त सारणी की उपयोगिता में नियमित अध्ययन में सुविधा। जब नियमित अध्ययन में सुविधा का अर्थ क्या है, जब उन्होंने आवर्त और वर्ग के दृष्टिकोण से तत्वों को बांट दिया और एक ही वर्ग में 2 उपवर्ग ए और बी किया, और जब तत्वों को रखा तो अध्ययन करने में क्या हो गया, आसानी हो गया, क्योंकि वो क्या था, खाना मौजूद था। दूसरा, नए तत्वों की खोज करने में सुविधा हुई क्योंकि आवर्त सारणी में उन्होंने क्या किया कि कुछ खाली स्थान छोड़ दिया, ताकि कोई भी अगर रसायन शास्त्री आए या कोई भी वैज्ञानिक आए तो उनको ये पता चले खाली स्थान देख करके कि आगे भी तत्व हो सकते हैं और उनका खोज किया जा सकता है। इस तरह आधार मान करके आगे भी तत्वों का खोज हुआ। तो हम कह सकते हैं कि नए तत्वों को खोज करने में भी क्या हुई, सुविधा हुई। यही नहीं, परमाणु द्रव्यमान में सुधार हुआ, क्योंकि मेंडलीफ के समय जब उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया था तो उस वक्त कुछ ऐसे भी तत्वों के परमाणु भार थे जो अशुद्ध थे, और उन्होंने क्या किया, उनको शुद्ध किया और शुद्ध करके पुनः उसका मतलब कि निश्चित स्थान प्राप्त किया। चौथा, तत्वों की संयोजकता। देखिए उन्होंने ये भी बताया कि एक ही प्रकार के तत्वों की संयोजकता क्या होती है, एक समान होती है, और उन्होंने दिखाया कि तत्वों की संयोजकता भी मायने रखती है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। और पांचवा, अनुसंधान कार्य में सहायता। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज, अध्ययन, यानी ये दोनों मिला करके मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो देखिए हमने पढ़ा कि आवर्त में कितने कितने तत्व हैं,
हमने आवर्त सारणी की उपयोगिता पढ़ा। अब आइए उपयोगिता के साथ साथ कुछ चूक भी हुआ मेंडलीव से, जिसको हम दोष के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष कौन कौन थे। चलिए अब हम लोग ध्यान करते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष। देखिए मेंडलीव ने बहुत ही प्रयास किया तब जाकर के मेंडलीव का आवर्त सारणी बना, लेकिन कुछ दोष भी आए सामने, क्योंकि मेंडलीव ने प्रयास तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन जानते हैं वो प्रयास में कुछ विफलताएं रह गई। उसी विफलताएं का हम चर्चा करेंगे यहाँ। पहला जो दोष था, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं। देखिए हाइड्रोजन का स्थान मेंडलीव ने निश्चित नहीं किया, कभी उसको पहला वर्ग में, कभी सातवां वर्ग में, तो कभी बाहर रखा। इसीलिए देखिए हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व भी कहते हैं। आता है ऑब्जेक्टिव में कि किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं, तो हाइड्रोजन को, क्योंकि मेंडलीव ने इस हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया, कभी पहला में, कभी सातवां में, कभी आठवां में, तो कभी बाहर। तो स्थान तो निश्चित नहीं हुआ, इसीलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी हम बोलते हैं। तो पहला दोष ये था कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं कर पाया मेंडलीव। दूसरा, समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं हो पाया। देखिए समस्थानिक को एक अलग ग्रुप बना करके बाहर रखना पड़ा उसको, यानी समस्थानिक का भी स्थान निश्चित नहीं कर पाए मेंडलीव। तीसरा, दुष्प्राय मृदा तत्वों का स्थान, देखिए इसका भी स्थान निश्चित नहीं हो पाया। इनको दो ग्रुप में बांटना पड़ा। एक लैथेनाइट्स जो परमाणु संख्या 57 से परमाणु संख्या 71 तक आता है, यानी कहने का अर्थ है कि परमाणु संख्या, जिस तत्व का परमाणु संख्या 57 से और 71 के बीच है, उसको हम क्या कहते हैं, लैथेनाइट्स कहते हैं। और इसको आवर्त संख्या किस में रखा, 6 में रखा, और वर्ग 3 के बी में रखा। कोई दिक्कत, ऐसे हम अध्ययन इसको कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दुष्प्राय मृदा तत्वों को दो तरह से बांटा, एक लैथेनाइट्स और एक एक्टिनाइट्स। तो जो लैथेनाइट्स था वो 57 से 71 परमाणु संख्या के बीच था, और जो एक्टिनाइट्स था वो 90 परमाणु संख्या से 103 परमाणु संख्या के बीच था। और ये आवर्त संख्या किसमें था, 7 में था, लेकिन इसका 3 क्या था, बी उपवर्ग था। कोई दिक्कत। तो तीसरा जो दोष था कि दुष्प्राय मृदा तत्वों का स्थान भी ये सुरक्षित नहीं कर पाया, नहीं बता पाया बढ़िया से। और चौथा, तत्वों का असंगत युग्म। देखिए मेंडलीव ने कहा था कि समान परमाणु भार वाले को क्या करना है, क्रमबद्ध रखना है, क्रमित रखना है, लेकिन ये इस चीज को बरकरार नहीं रख पाए। और क्या किए कि बढ़ते हुए परमाणु भार को क्या किए, पहले रख दिए, और कम परमाणु भार को बाद में रख दिए। यानी ये जो तत्वों का संगत युग्म था, ये भी दोष के रूप में उभर के सामने आया। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अगर सोडियम का परमाणु संख्या 22.5 है, और अगर मान लीजिए पोटेशियम का परमाणु संख्या 35.5 है, तो मेंडलीव के अनुसार क्या हो सकता है, आप ही सोचिए कि इसके बाद इसको आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे तत्व मिले कि मेंडलीव ने क्या किया कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के क्या कर दिया, पहले रख दिया। तो एक बात बताइए, ये दोष हुआ कि नहीं हुआ, इसमें ये भी दोष उभर के सामने आया। और जो पांचवा था, 8वें वर्ग में 3 तत्वों को रखा जाना, हमने तो उसके गुण में आपको बताया कि 8वें वर्ग में क्या किया, उसने 3 तत्वों को एक साथ रख दिया। और जानते हैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए कहा गया है कि जिसको जितना नॉलेज होता है उतना ही बोल पाता है। देखिए हमने आपको क्या किया इस मेंडलीव की आवर्त सारणी को पढ़ाते वक्त कि बहुत ही ठोस तरीका अपनाया इसको समझाने के लिए। जब यही आईएससी की क्लास में आप जाइएगा तो इसका विस्तारित रूप आपको बताया जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में। फिर भी ये जो चीज़ हमने बताया है आपको, ये बहुत ही आपको अच्छी तरह से याद रखिएगा और आगे की क्लास में आपको बहुत ही कार्य करेगा। एनी डाउट? तो आइए फिर हम इसको देखते हैं
कि एक और देखिए चीज बताया था मेंडलीफ ने कि परमाणु भार कैसे निकाले जाएंगे। इन्होंने एक सूत्र दिया परमाणु द्रव्यमान निकालने का, कि परमाणु द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं तुल्यांकी द्रव्यमान गुणे संयोजकता के आधार पर। और यही सूत्र प्रयोग करके उन्होंने बहुत सारे गलत परमाणु भार को शुद्ध परमाणु भार में तब्दील किया। तो मेंडलीफ क्या अपने क्लास में पढ़ा कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, उनकी विशेषता क्या है, और उसके साथ साथ आपने पढ़ा मेंडलीफ का आवर्त सारणी के दोष क्या है। अगर देखिए ये तीसरा वीडियो है मेंडलीफ का आवर्त सारणी का। अगर आप और पीछे जाना चाहते हैं तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। आप अच्छी तरह से अध्ययन करें तब जाकर के ये तीसरा जो आज क्लास है बढ़िया ढंग से आप समझ पाइएगा। तो कल हम और एक टॉपिक लेके आएंगे मोसले का आवर्त सारणी, क्योंकि इन सारे सारणियों का अध्ययन मोसले ने किया और उन्होंने बताया कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी के खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है, और उन्होंने क्या आधार बनाया अपना आवर्त सारणी देने के लिए, जिसे हम आज आवर्त सारणी के दीर्घ रूप से जानते हैं, और मेंडलीफ के आवर्त सारणी को हम आवर्त सारणी के लघु रूप से जानते हैं। तो ये मेंडलीफ का लघु रूप था आवर्त सारणी का, और कल के क्लास में हम पढ़ेंगे मोसले के आवर्त सारणी, जिसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और देखिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है ना बोर्ड के लिए तुरुप का इक्का साबित होगा, एकदम समझ लीजिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं और डायरेक्ट बोर्ड से टैली करते हैं। मेरा मानना है कि ये पाठ अकेले 10 से 15 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आता है। तो इसको आप दरकिनार ना करें और वीडियो को बहुत ही अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तब ही लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।